Hello learners, welcome to IS Marathon. Here I am back with the case number 8. ठीक है, अभी तक हमने 7 केसेस देखे हैं. ठीक है, जो कि लैंडमार्क है इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में. लैंडमार्क वर्डिक्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, पूरी सीरीज है. जा करके देखें, एक बार पसंद आए तो अप्रिशिएट करना. ठीक है. सो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का जो ये वर्डिक्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये. अगर हम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखें, और मोर स्पेसिफिकली आर्टिकल 21. ठीक है, देखो इसमें बेसिकली है ये कि स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 है क्या. ठीक है, तो स्कोप क्या है इसका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का. ठीक है. सेकंड, क्या ये प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर फेयर, जस्ट और रीजनेबल होता है, या फिर फेंसीफुल, ऑपरेसिव और आर्बिट्रेरीली इसको हटाया जाता है. ठीक है, तो मनेका गांधी केस ने एक्चुअली किया क्या है, इसने मतलब जो केस है उसने क्या किया, एक इंटर रिलेशनशिप बना दी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के बीच में. इंटर रिलेशनशिप बना दी. ठीक. और इसने आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपांड कर दिया बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. तो केस नंबर 8 है मनेका गांधी केस, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले. तो बेसिकली इस वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो पुराने, जो अर्लियर स्ट्रेट जैकेटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे, उससे डिपार्ट किया और एक नया इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आए हैं. ठीक है, पहले बहुत स्ट्रेट जैकेटेड था, स्पेसिफिकली कुछ बार अगर बोले तो रिस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा थे. ठीक है. सो मनेका गांधी जी कौन है, बेसिकली पिटिशनर थी हैं. ठीक है, मनेका गांधी जी पिटिशनर है और यूनियन ऑफ इंडिया आपका रिस्पोंडेंट है. यस, शी इज़ द सेम मनेका गांधी जो वाइफ है किनके, आपके संजय गांधी की, है ना. यस. सो इसका बैकग्राउंड, तो अब देखना बहुत सारी फैमिली पॉलिटिक्स है और पार्टी पॉलिटिक्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो पढ़ने में मजा आएगा, बिकॉज इस स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा आपको मैं. ठीक है. सो बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड से आपको बहुत ज़्यादा थिंग आपकी जो है क्लियर हो जाएगी. देखो, सबसे पहले मनेका गांधी जो आपके, यस, डॉटर इन लॉ किसकी है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की, है ना. इन्होंने एक पॉलिटिकल मैगजीन चलाई थी जिसका नाम था सूर्या. ठीक है जी. बेसिकली इसका काम क्या था, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था जो कांग्रेस पार्टी की इमेज थी ना, उसको रीस्टोर कर रहा था ये. क्योंकि देखो, बेसिकली अब इमरजेंसी लगाई थी तो बहुत ज़्यादा हानि हुई थी कांग्रेस पार्टी की इमेज को. ठीक है, तो इसने इसको रिस्टोर करने की कोशिश की. तो इसके बेसिकली थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज होगी थी, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्या थी कि डिफेंस मिनिस्टर थे ना उस टाइम के, जगजीवन राम, उनके बेटे की कुछ कंट्रोवर्शियल इमेजेस हैं जो मैगजीन ने पब्लिश कर दी. ठीक है. सो ये था. सो अब इसका इम्पैक्ट तो होना ही था, बिल्कुल हुआ कि बेसिकली इनको पासपोर्ट इशू किया गया था. ठीक है, इनको पासपोर्ट इशू किया गया था 1 जून को. 1976 की बात है ये, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इवेंट बता रहा हूँ मैं. और 4 जुलाई को बेसिकली 1977 में 4 जुलाई को क्या हुआ कि इन्होंने बेसिकली क्या चाहा, इंडिया से बाहर जाना चाहा. इंडिया से बाहर जा रही थी एक स्पीच के लिए, मनेका गांधी जो है स्पीच के लिए बाहर जा रही थी. तो इन्होंने बेसिकली अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर होता है ना, जैसे दिल्ली में है, तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनका पासपोर्ट जो है इनको इन्फॉर्म किया कि आपका पासपोर्ट जो है इम्पाउंड करेंगे, उनका पासपोर्ट इम्पाउंड करेंगे अंडर सेक्शन 10(3)(c) ऑफ पासपोर्ट एक्ट, जो 1967 का पासपोर्ट एक्ट था बेसिकली. उसके अंदर आपका पासपोर्ट जो है इम्पाउंड करेंगे. क्यों करेंगे भाई, ये करेंगे बेसिकली इन पब्लिक इंटरेस्ट में इनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया गया. अब इनको कहा गया कि आप जो है अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देना विद इन 7 डेज. ठीक है, जब आपको लेटर मिलेगा उससे 7 डेज के अंदर. तो इसने इन्होंने मनेका गांधी जी ने एक लेटर लिखा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को. इन्होंने कहा कि एक कॉपी दें, बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ रीजंस है ना, उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करा दी जाए, ताकि हम जो है इसका आगे कर सके. ठीक है, जो भी इनको प्रोसीजर करने वो कर सके. तो वो बेसिकली कॉपी प्रोवाइड करा सकते हैं अंदर सेक्शन 10(5) ऑफ द एक्ट, है ना. तो इसके रिप्लाई में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने रिप्लाई किया और इनसे बोला कि
ये जो है वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है। सो इट डिसाइडेड नॉट टू फर्निश हर कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर मेकिंग ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि हम आपको नहीं बेसिकली इशू कर सकते वाली कॉपी, क्योंकि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो अब ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इन्होंने क्या किया, एक रिट पिटिशन डाल दी भैया। अब इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बात तो इनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया, सेकंड उन्होंने रीज़न देने से भी डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को लेकर के इन्होंने अब रिट पिटिशन फाइल करी। अब इसके अंदर जो है लीगल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है वो देख लो। सबसे पहला आता है आपका कि राइट टू गो अब्रोड आपका पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है कि नहीं है। राइट टू गो अब्रोड इज आपका पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है कि नहीं है। सेकंड, जो आपका अंडर 19(1)(a) है, आपका अंडर आर्टिकल 19(1)(a) क्या आपका जोग्राफिकल लिमिटेशंस बताता है क्या वो। सेकंड ये। तीसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न देखना ध्यान से, जो आपका सेक्शन 3C है जिसके अकॉर्डिंग जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो आपका पासपोर्ट इंपाउंड भी कर सकती हैं और रिवोक भी कर सकती हैं, लेकिन उसकी कंडीशन होगी कि वो पब्लिक इंटरेस्ट या फिर इन सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है जो आपका सेक्शन 10(3) ऑफ पासपोर्ट एक्ट है, क्या वो वायलेट करता है आपका आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19(1)(a) को और आर्टिकल 21 को। ठीक है, समझ में आया लीगल इशू। अब बात आती है आपकी आर्ग्यूमेंट्स की, तो आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। वही दो पक्ष सुनेंगे हम, एक पिटिशनर का और एक आपका जो एक बेसिकली जो रिप्लाई करेगा। तो पहला आता है आपका पिटिशनर कंटेंट करते हैं, ये कहते हैं कि राइट टू गो अब्रॉड इज आपका पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू गो अब्रॉड इज पार्ट ऑफ आपका पर्सनल लिबर्टी। सो आपका जो आर्टिकल 21 है उसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। लेकिन अब यहाँ पर बात सुना ध्यान से, जैसे कि आपसे कहता है ना कि जो आपका राइट टू लाइफ है बेसिकली वो कोई छीन नहीं सकता, एब्सोल्यूट है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। प्रोसीजरल वेज के थ्रू आपकी राइट टू लाइफ भी डिप्राइव हो सकती है। जैसे कि अपन राइट टू हैंग आपको मौत की सज़ा दे दी तो बेसिकली आप वैसे होगी नहीं कभी। ठीक है, तो यस, तो बेसिकली क्या होगा उसमें स्टेट ले सकता है ना, वो आपकी जो जान है बेसिकली स्टेट ले सकता है। इसी तरीके से ये बोलते हैं कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड अगर है, स्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू, प्रोसीजर वे के थ्रू आप पर्सनल लिबर्टी को बेसिकली डिप्राइव करते हो तो ठीक है, लेकिन पासपोर्ट एक्ट के अंदर और इन्होंने जो बेसिकली अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई प्रोसीजर बताया ही नहीं, और इसके अंदर कोई पासपोर्ट को रिवोक करने का, इम्पाउंड करने का प्रोसीजर भी नहीं है। इन्होंने ऐसा कहा। सेकंड इन्होंने कहा पिटिशनर ने, आपके मनेका गांधी ने, कि कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं देता है ये एक्ट बेसिकली किसको, होल्डर को, पासपोर्ट होल्डर को, ताकि जो ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट कुछ करे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं देता है कि आप उनके सामने जा करके अपनी बात रखें। ठीक है, थर्ड आता है आपका जो सेक्शन 10(3)(c) है वो फंडामेंटल राइट्स का बेसिकली 14, 19(1)(a) और 21 का वायलेशन कर रहा है ना। फोर्थ आता है आपका कि जो द ऑर्डर इम्पाउंडिंग द पासपोर्ट इज मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सिंपल सी बात, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है, ये वायलेशन है उसका। ठीक है, तो नल एंड वॉइड करो इसको। नेक्स्ट आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जो पासपोर्ट है वो इम्पाउंड किया जा सकता है अंडर सेक्शन 10(3)(c) पब्लिक इंटरेस्ट में। बट अब यहाँ पर तीसरी बात आती है, आई मीन पांचवी बात आती है, जो कहते हैं कि सेक्शन 10(3)(c) जो भी मैंने आपको बताया पासपोर्ट एक्ट के अंदर ले सकते हो, लेकिन एक्चुअली में पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में अगर कोई हैपनिंग होगी आगे जा करके तो ये कोई ग्राउंड नहीं है इम्पाउंड करने का। ठीक है, तो ये इनका कहना था। और दूसरी बात ये है, एक शाह कमीशन बनाया गया था बेसिकली, यहाँ पर आप देखें शाह कमीशन बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था, 1977 में जनता गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था ताकि जो एक्सेसेस हुई हैं ना इमरजेंसी के टाइम पे उसको इंक्वायर करें। तो ये कहा गया था कि इनकी प्रेजेंस शाह कमीशन के सामने होना ज़रूरी है, क्योंकि लेकिन इन्होंने बेसिकली हम पिटिशनर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि पिटिशनर जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करें शाह कमीशन के आगे। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट कहता है, गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स थे कि पिटिशनर का पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया है, लेकिन क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस है इन कनेक्शन टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, वो रिक्वायर्ड है। यानी कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी जब होगी तो उनके रिलेशन में इनकी प्रोसीडिंग जब होगी तो उनकी प्रेजेंस वहाँ पर चाहिए। अंडर आर्टिकल 21 ये कहते हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है अभी, गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स हैं कि
कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक पर्सन है ना, कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जब जैसे कि हमने बात की थी। और वही बात इन्होंने कहा, सच अ प्रोसीजर नीड नॉट पास द टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी। तो ये बहुत ही इरेशनल सी बात कर दी इन्होंने कि रीजनेबिलिटी का इनको टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना पास करने की ज़रूरत है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की यहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन हम बोल सकते हैं, बहुत ही हल्के में ले लिया इन्होंने इस बात को। तो अब रिस्पोंडेंट फिर कहते हैं कि जो आपके जो गवर्नमेंट है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चूज द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है, ओवर द अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है भी नहीं वैसे, लेकिन हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पार्ट, जस्टिस का एंगल आ जाता है, ठीक है। अब इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच शुड बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है। द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ की यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से जो है अपने आर्ग्यूमेंट दी गवर्नमेंट ने। सुप्रीम अब यहाँ पर देख लो बेसिकली क्या आता है आपका जजमेंट। जजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान से सुनना। ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 21 जो है उसमें प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ बेसिकली मेंशन्स हैं, और इट हैज़ टू बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल, ठीक है। फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। द मेयर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोसीजर कैन नॉट इवन मीट द मैंडेट ऑफ द 21 आर्टिकल, ठीक है। अब ये बेसिकली कहते हैं आर्टिकल 21 की जो इंटरप्रिटेशन है उसको थोड़ा सा एक्सपांड करके बात करती है कोर्ट। कहता है कि जो पर्सनल लिबर्टी एक्सप्रेशन है ना अंडर आर्टिकल 21 हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पर्सनल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि एक वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड में हम इसकी बात करना चाहिए, वेराइटी ऑफ राइट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना, सिर्फ पर्सनल लिबर्टी नहीं बल्कि पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन और उनसे होने वाले इसके स्टेटस ऑफ डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट्स, और उसको एडिशनल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी जो कि प्रोवाइड की जाती है अंदर आर्टिकल 19(1), ठीक है। उसके पहले एक केस आया था बेसिकली जिसको हम बोलते हैं सतवंत सिंह साहनी केस, ठीक है, सतवंत सिंह साहनी केस। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था राइट टू ट्रेवल एंड गो टू आउटसाइड द कंट्री इज आपका पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ये इसका एक प्रूफ है, सतवंत सिंह साहनी केस। तो कोर्ट ने ओवर रूल्ड किया है किस केस को, AK गोपालन जजमेंट को, ठीक है। कोर्ट ने ओवर रूल किया है AK गोपाल जजमेंट को, जिसके अंदर बेसिकली इस वाले केस के अंदर सिंपल सी बात ये थी, इसको ओवर रूल किया है। इसमें ये कहा था कि ये कहा गया था कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखा है तो वो किसी एक्सक्लूसिवली स्पेसिफिक मैटर के लिए होगा, जहाँ पर वो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट ख़त्म हुई, वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया, तो उसके आगे उसकी कोई इतनी हम कहते हैं कि एक्सपोजर नहीं होता था, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है उस आर्टिकल के बाद नहीं माना जाता था, क्योंकि उस आर्टिकल की एक सीमा है, ठीक है। सो नो रिकॉर्ड्स कैन बी हेड टू अ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय अनदर आर्टिकल। तो ये इसके अंदर कहा गया था। थर्ड आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दो। इसने एक यूनिक इंटर रिलेशनशिप बनाई बिटवीन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21। इन्होंने कहा देयरफॉर अ लॉ डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ पर्सनल लिबर्टी हैज नॉट ओनली स्टैंड टू टेस्ट ऑफ आर्टिकल 21 बट उसको टेस्ट में देखो, अगर कोई आर्टिकल पर्सनल लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं तो उसको 3 टेस्ट पास करने पड़ेंगे, एक नहीं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14, ठीक है। तो ये बात कही गई। तो इन्होंने कहा बहुत ही इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस ये हुई कि कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14 जो था टू पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी पर्सन एंड एडिशनल प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 19 टू द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी सिटीजन, इसको बढ़ा करके आर्टिकल 14, 19 और 21 का इसको बढ़ गया पूरा, है ना। अब मेनका गांधी केस ने टर्म दिया पर्सनल लिबर्टी, इसको वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन मिला उस टाइम के बाद से। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इसका स्कोप जो है आर्टिकल 21 का उसको बढ़ाता ही चला गया, ठीक है। जैसे कि राइट टू क्लीन एयर, उसके अलावा आपका राइट टू फूड, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं। आप मुझे बताएं जो आर्टिकल 21 के अंदर बेसिकली इंक्लूडेड है, ऐसे कौन से प्रोविजंस है, कौन से राइट्स हैं, आप मुझे बताएं। तो इसने बेसिकली क्या किया, इंडिया को एज अ ट्रू वेलफेयर स्टेट बना दिया, जो कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। आई मीन रिफ्लेक्ट होता है उससे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे स्टेट जो है इंडियन स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट।
तो ये था आपका केस नंबर 8, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का। नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे केस नंबर 9, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 90 का। बहुत ही ज़्यादा ग्रेव केस है ये इसको जरूर पढ़ना आप, आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस होने वाला है इस वाले केस का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। ठीक है, नॉलेज कंटिन्यूसली लेना चाहिए आपको, कभी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं, आप जुड़े हमसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर, हर जगह हम अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, यस, उसके बीच में हम गूगल मीट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रिलेटेड टू आपकी प्रिपरेशन, गाइडेंस, और आपको मेंटरशिप देंगे। फ्रीली अवेलेबल है गूगल मीट, ओपन टू ऑल, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते। ठीक है, शेयर करें जितना भी हो सके। आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे और इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।